हेलो एवरीवन, आप सभी का मैकेनिकल डिप्लोमा गाइड चैनल पे स्वागत है। अगर आप डिप्लोमा थर्ड ईयर के हैं और अगर आपको स्टेयर क्लाइंबिंग ट्रॉली बनानी है तो यह वीडियो ज़रूर आपकी जो है हेल्प करेगा। इन शॉर्ट मैं यहाँ पर ये बताने वाला हूँ कि आप किस प्रकार से डिज़ाइन कर सकते हैं, किस प्रकार से जो है पार्ट्स आप ले सकते हैं यहाँ पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली ये जो स्टेयर क्लाइंबिंग ट्रॉली है वो इस प्रकार डिज़ाइन की जाती है कि आप जो है स्टेयर से, सीढ़ियों से आप क्या कर सकते हैं, आसानी से किसी भी जो है वेट को आप जो है आसानी से जो है लिफ्ट कर सकते हैं ऊपर, जो है सीढ़ियों से जो आप जो है लेके जा सकते हैं कम एफर्ट में। ओके, तो देखिए इस प्रकार से आपको ये दिखता है। इसका नाम है स्टेयर क्लाइंबिंग 3 व्हील ट्रॉली। ओके, यहाँ पे जो 3 व्हील लगे होते हैं, एक साइड में, दूसरी साइड में जो 3 व्हील लगे होते हैं। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें पार्ट्स कौन कौन से लगेंगे। अगर सिंपल डिज़ाइन की बात करें तो आपको कुछ ऐसा ये दिखेगा, 3 व्हील ट्रॉली इस प्रकार से दिखेगी आपको। और इसमें अगर हम पार्ट की बात करें, जैसे पहला पार्ट है आपके पास आयरन का स्ट्रक्चर बनेगा, ये आयरन का स्ट्रक्चर, आयरन स्ट्रक्चर। सेकंड हो जाएगा आपके पास हैंडल या फिर आयरन पाइप, ये जो आयरन पाइप का जो है हैंडल बना लें आप। ओके ओके, और यहाँ पर जो है कुछ बैंड हमें रखना होता है। आप देख पा रहे हैं स्ट्रक्चर और इस हैंडल के बीच में कुछ बैंड आपको दिख रहा है यहाँ पर। तो बैंड इसलिए है ताकि हमें एफर्ट और ज़्यादा कम लगाना पड़े। जैसे यहाँ पर आपको बैंड दिख रहा है। ओके, सो एर्गोनॉमिक डिज़ाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा इसको बैंड कर देते हैं ताकि एफर्ट और कम लगाना पड़े। ओके, और हम पार्ट देखें यहाँ पर, तो एक आपके पास आयरन प्लेट है जो मेनली क्या करेगा, इसके सहारे हम क्या करते हैं, वेट को यहाँ पर रख देते हैं। ओके, और अगर हम देखें इंपॉर्टेंट जो इसके कंपोनेंट है वो अगर हम देखें यहाँ पर, तो आपके पास है व्हील। यहाँ पे हमें जो है 6 व्हील आपको दिखेंगे, 3 व्हील तो इधर है और 3 व्हील आपको इधर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ओके, और इन व्हील्स को होल्ड करने के लिए, इन व्हील्स को पकड़ के रखने के लिए हमारे पास होता है व्हील फ्रेम, जो ट्रायंगल शेप का या फिर स्टार शेप का हो सकता है। ठीक है, तो व्हील फ्रेम होता है, और व्हील फ्रेम और इस साफ्ट एक्सल या साफ्ट जो घूमती है, ठीक है, ये जो फ्रेम आपको दिख रहा है व्हील फ्रेम, वो किससे जुड़ा होता है, इस साफ्ट से जुड़ा होता है। ओके, और इस साफ्ट और इस व्हील फ्रेम के बीच में क्या लगा होता है, एक बेरिंग लगा होता है। ओके, तो यहाँ पर हमने इस प्रकार से यहाँ पर जो है इसके पार्ट्स होते हैं, तो हम देखते हैं। सबसे पहले हम जो अगर इसके बेसिक अगर एब्स्ट्रैक्ट या कंक्लूजन की बात करें, तो यहाँ पर जो मेन जो बेनिफिट है अपने पास इसको यूज़ करने का 3 व्हील ट्रॉली को, तो यहाँ पर हमेशा से हमने कोशिश की है, हमेशा से ह्यूमन की ये टेंडेंसी रहती है कि हम क्या करें, हम कम एफर्ट में अगर ज़्यादा काम कर पाएँ, तो वही हमारा ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी न्यू डिज़ाइन को एडाप्ट करने का। हम कोई न्यू मशीन या फिर न्यू एक्सपेरिमेंट क्यों करते हैं, ताकि हमें कम एफर्ट में ज़्यादा वर्क मिले, तभी तो मशीन आपकी काम की होगी, तभी आपकी मशीन से हमें ज़्यादा मैकेनिकल एडवांटेज मिलेगा। ओके, तो अब स्टेयर क्लाइंबिंग ट्रॉली है, ये बहुत यूज़फुल है। आप इसकी सहायता से किसी भी ऑब्जेक्ट को, बुक्स को, फूड ग्रेन्स को, बॉक्सेस को आप जो है ग्राउंड लेवल से आप जो है लिफ्ट कर सकते हैं। अगर आपने जो है हाई कैपेसिटी का बना रखा है, हाई लोड बेयरिंग कैपेसिटी का बना रखा है, तो आप जो है किसी पेशेंट को भी आप जो है आप ग्राउंड फ्लोर से आप जो है फर्स्ट फ्लोर तक पहुंचा सकते हैं सीढ़ियों के द्वारा, है ना। तो इस प्रकार से ओके, तो इट कैन आल्सो मूव अपर लेवल थ्रू स्टेयर्स, रन इन वेरी रफ एंड रॉकी सरफेस। देखिए ये जो आपके पास 3 व्हील ट्रॉली होती है, इसको आप स्टेयर के थ्रू चला सकते हैं, सीढ़ियों पर चला सकते हैं बिना झटका लिए या फिर बिना जो है जर्क के। और आप जो है रफ़, अगर रोड है कोई, अगर जो है रफ़ सरफेस, तो उस पर आप जो है आसानी से इसको चला सकते हैं। इसकी जो मोशन है वो क्या होगी, डिस्टर्ब यहाँ पर नहीं होती। ठीक है, ओके। द मेन इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोजेक्ट इज स्टेयर क्लाइंबिंग मैकेनिज्म फॉर लोड कैरिंग विथ डिक्रीजिंग एफर्ट। देखिए यहाँ पर हमें 2 फायदे होते हैं इस प्रोजेक्ट के। पहला, हम जो है सीढ़ियों के थ्रू इसको हम क्या कर सकते हैं, ट्रॉली को सीढ़ियों के द्वारा हम इसको चढ़ा सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर हमें जो एफर्ट और कम लगाना पड़ता है। ओके, लेकिन यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, जैसे कि हम स्ट्रेंथ की बात करें तो इसकी स्ट्रेंथ हम उतनी ज़्यादा नहीं बना सकते। ठीक है, स्ट्रक्चर इसका जो है काफ़ी थोड़ा जो है कॉम्प्लेक्स होता है। और यहाँ पर जो स्टेयर होते हैं, स्टेयर के जो है कम स्टेप साइज के लिए हम इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आपकी जो सीढ़ियों की स्टेप साइज अगर बहुत ज़्यादा है, तो इस केस में हम इसको डिज़ाइन नहीं कर पाएंगे। ओके, तो यह प्रोजेक्ट वहीं सुटेबल है जहाँ पर स्टेप साइज क्या है, थोड़ी जो है मॉडरेट होगी, एवरेज होगी, वहाँ पर हम काम ले सकते हैं। इनिशियल कॉस्ट इसका जो है कुछ हमें हार्ड लगता है, लेकिन अगर आप इसको एक्यूरेटली बना रहे हैं तो हम जो इसी कॉस्ट को जो है ओवरकम कर सकते हैं। ओके, if this product can be fully automated and product at lower cost,
आप इस प्रोडक्ट को ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं। देखिए मैंने कहा था यहाँ पर ये मेन बेनिफिट क्या है आपके पास 3 व्हील ट्रॉली का, कि आप इसको रफ सरफेस पर भी आप इसको मूव करा सकते हैं बिना किसी झटके के, बिना किसी मोशन को डिस्टर्बेंस दिए हुए। तो इस प्रकार से जैसे यहाँ पर ये फ्लैट सरफेस है, यहाँ पर अगर डिप्रेशन है तो यहाँ पर ये इस प्रकार से जाता है। और इस प्रकार से एक्चुअली क्या है कि हमेशा क्या होता है कि कोई ना कोई व्हील जो है इस सरफेस के टच में रहता है, तो उससे क्या होता है इसको जो है ट्रैक्शन मिलता है और अल्टीमेटली ये आगे की तरफ बढ़ता जाता है, ओके, बिना किसी रुकावट की। ओके तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी जो है ड्राइंग कैसे दिखती है। तो ये इसका जो है आइसोमेट्रिक व्यू बताया गया है 3 व्हील ट्रॉली का, स्टेयर क्लाइंबिंग ट्रॉली का, ओके। और इस प्रकार से आपको ये फ्रंट व्यू और साइड व्यू भी यहाँ पर बताया गया है, ओके। तो सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना होगा कि इसकी जो है डिज़ाइन किस प्रकार से है, ठीक है। इसका जो आयरन स्ट्रक्चर है वो आप किस प्रकार बना रहे हैं, ये जो प्लेट है आयरन प्लेट वो आप किस प्रकार से बना रहे हैं, ओके। और हैंडल आप किस प्रकार से बनाना चाहते हैं, ओके। तो ये भी यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट रहेगा। तो इसमें सबसे पहला काम हम देख लेते हैं। इससे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर आपको जो है लिस्ट किस प्रकार से होगी, आपको कौन कौन से कंपोनेंट यहाँ पर चाहिए होंगे आपको, ठीक है। तो अगर हम इनिशियली देखें तो आपको व्हील चाहिए 6 व्हील चाहिए आपको यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 3 व्हील इधर है, 3 व्हील इधर है, आपको 6 व्हील चाहिए। दूसरा है बियरिंग, 2 बियरिंग आपको आवश्यकता होगी, एक तो आप इस साइड में लगाएंगे और एक आप लगाएंगे इस साइड में, ठीक है। दोनों साइड में आप जो है एक बियरिंग लगाएंगे यहाँ पर, ओके। MS राउंड बार चाहिए आपको। ये जो साफ्ट है, साफ्ट आप किससे बनाएंगे, साफ्ट जो हमने यहाँ पर देखी है, यहाँ जो साफ्ट है वो आप किससे बनाएंगे, MS माइल्ड स्टील की बार लेंगे आप, MS मेटल शीट, ओके। माइल्ड स्टील की जो है शीट मेटल लेंगे, या फिर आप जो है सिंपल आयरन का भी जो है शीट ले सकते हैं। उससे आप क्या बनाएंगे, ये जो है बेस आपको दिख रहा है जिस पे वेट को आप रखेंगे, उसको आप बना सकते हैं, ओके। वेल्डिंग रोड, अगर आप जो भी वेल्डिंग काम करेंगे उसके लिए आपको वेल्डिंग रोड चाहिए। कलरिंग वर्क, प्रोजेक्ट तैयार होने के बाद उसको जो कलर करेंगे, नट एंड बोल्ट लगाना हो। तो ये रहा सिंपल जो हमें प्रोडक्ट चाहिए। अब अगर हम इसमें सारा ही कॉस्ट अगर आप इंक्लूड करें, जैसे कि व्हील हो गया, बेयरिंग हो गया, ओके, होलो पाइप हो गई हैंडल बनाने के लिए, स्ट्रक्चर बनाने के लिए, ओके, और ये प्लेट हो गई, ठीक है। प्लेट हो गया किसके लिए, बेस बनाने के लिए, जिस पे आप जो है वेट को होल्ड करेंगे, ओके। अब यहाँ पर अगर हम अदर कॉस्ट भी ऐड करें, जैसे कि पाइप को बेंड करने का कॉस्ट, ठीक है, हैंडल पाइप को क्या करना पड़ता है, बेंड करना पड़ता है, तो पाइप बेंड करने का कॉस्ट इतना आ गया, पाइप कटिंग का कॉस्ट इतना आ गया, पाइप और प्लेट को कटिंग करने का कॉस्ट इतना आ गया, ठीक है। प्लाज्मा आर्क कटिंग का इतना आ गया, आप जो MS एंगल लेंगे उसका कॉस्ट इतना आ गया, ओके। बेयरिंग को फिट करने का चार्ज इतना आ गया, ओके, ठीक है। अब जो साफ्ट है उसमें जब बेयरिंग फिट करेंगे तो उसको कुछ टर्निंग फेसिंग करनी पड़ेगी, उसका कॉस्ट ये आ गया, ठीक है। आप अगर कोई नट बोल्ट लगा रहे हैं, वॉशर क्वार्टर पिन लगा रहे हैं, उसका कॉस्ट ये आ गया। और आप वेल्डिंग और फिनिशिंग ऑपरेशन करते हैं, फिनिशिंग मतलब आप जो है कलर वगैरह कर रहे हैं, उसका सारा कॉस्ट आ गया, ठीक है। तो ये जो टोटल एक जो है लिस्ट दी गई है कि आपको जो है इन जो है चीज़ों पे यहाँ पर जो है खर्च यहाँ पर करना पड़ सकता है, ओके। तो ये मेनली अपन को ध्यान रखना है, एक लिस्ट बना लेनी है कि इसमें हमें कौन कौन सा आइटम है और हमें क्या क्या काम करवाना है, इसका जो खर्चा कितना आ सकता है, ओके। तो सबसे पहला जो प्रोजेक्ट का जो स्टेप होगा वो होगा कि आप सबसे पहले क्या करें कि इसकी जो है डायमेंशन अपने हिसाब से आप निर्धारित करें, आपको जैसी आवश्यकता है। आप जो है छोटी ट्रॉली बनाना चाहते हैं या फिर बहुत बड़ी बनाना चाहते हैं या फिर मीडियम साइज की जो है ट्रॉली बनाना चाहते हैं, तो आप पे डिपेंड है। तो आप जो है इस प्रकार जो है ट्रॉली की जो डायमेंशन आप जो डिसाइड कर लें कि इसकी लेंथ कितनी रहेगी, हाइट कितनी रहेगी, ओके, इस प्लेट की जो है चौड़ाई कितनी रहेगी, लंबाई कितनी रहेगी, ओके। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, आपको जो है निर्धारित करना है, डिसाइड करना है खुद से, ओके। अगर आपको एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे अगर आपको आइटम को ले जाना है, तो मेरा मानना ये है कि आपको इसकी साइज़ जो है थोड़ी जो है एवरेज रखनी चाहिए, मॉडरेट रखनी चाहिए या फिर कम रखनी चाहिए। अगर आपको केवल जो है क्या करना है कि केवल जो है 3-4 सीढ़ी से उतारना है, जैसे होता है ना कि मेन बिल्डिंग से अगर आपको रोड पे कोई सामान लाना है तो जो है 3-4 सीढ़ियाँ होती है, उस पर आपको जो है चल करके जो है सामान को लाना ले जाना होता है, तो उस केस में आप जो है बड़ी जो है स्टेयर क्लाइंबिंग ट्रॉली भी बना सकते हैं, ओके। ये मेरा व्यू है, पर्सनल व्यू, ठीक है। तो सबसे पहले आप जो है डायमेंशन को डिसाइड कर लेंगे कि डायमेंशन इसके क्या होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड है आपके पास, आपको ये देखना है कि पहिए का मटेरियल कैसा हो। आप जो ये पहिए लगा रहे हैं 6 पहिए आप यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। जैसे आपको दिख रहा है 6 पहिए यहाँ पे लग रहे हैं, 3 तो इधर और 3 इधर, ओके। तो इन 6 पहियों को 6 पहिए जो है कैसे होने चाहिए,
इन पहियों का मटेरियल क्या होना चाहिए, देखिए ये इस पर डिपेंड करेगा कि आप जो है फ्रिक्शन कितना चाहते हैं। अगर ये पहिए अगर रबर के बने होंगे तो रबर और कंक्रीट यानी कि जो फर्श है आपका, उस फर्श के बीच में फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट कितना होगा, 0.85 होगा। अगर आप जो है प्लास्टिक मटेरियल लेते हैं, पहिए का अगर आप लेते हैं प्लास्टिक मटेरियल, तो क्या होगा इस केस में अब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। अगर आप जो है पहिया बनाते हैं स्टील का तो क्या हो जाएगा, अब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और कम हो जाएगा, 0.45 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप रबड़ का बनाएंगे तभी जा करके आपको फ्रिक्शन ज़्यादा मिलेगा। अगर आप स्टील का बनाएंगे, प्लास्टिक बनाएंगे तो क्या होगा, फ्रिक्शन आपको बहुत ही कम मिलेगा। तो हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि जब आप लोड, हैवी लोड जब आप जो है सीढ़ियों से ऊपर लेके जा रहे हो तो क्या होना चाहिए, अपने आप जो है लोड नीचे नहीं जाना चाहिए। मतलब कुछ ना कुछ जो है फ्रिक्शन होना चाहिए, अच्छा फ्रिक्शन होना चाहिए ताकि वो अपने आप से जो है नीचे की तरफ ना जाए। तो मेरा मानना ये है कि आप जो है रबड़ वाला अगर व्हील यूज करें तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप स्टील का यूज करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे फ्रिक्शन कम हो जाएगा और व्हील जो है अपने आप ही जो है, हालांकि उसको खींचने में थोड़ी सी आसानी रहेगी लेकिन वो अपने आप जो है नीचे भी जा सकता है क्योंकि फ्रिक्शन कम है यहाँ पर पहिए और फर्श के बीच में, जो सीढ़ियों का जो फर्श है उसके बीच में फ्रिक्शन कम होगा। तो ये आपको देखना है कि आपको फ्रिक्शन जो है ज़्यादा रखना है कम रखना है। मेरे हिसाब से जो है फ्रिक्शन ज़्यादा हो तो ही अच्छा है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, रबड़ के मटेरियल का हम जो है व्हील परचेज करेंगे। छोटे छोटे व्हील हम परचेज कर लेंगे, 6 व्हील। ओके, अब यहाँ पर मेन बात ये कि आप जो है पहिए की साइज़ क्या रखेंगे, पहिए का डायमीटर क्या होगा। तो बहुत ही आसान चीज़ है कि यहाँ पर जो पहिए की साइज़ है वो आपको जो स्टेप है, यानी कि जो सीढ़ियों की जो स्टेप की जो लेंथ है, जो सीढ़ियाँ हैं आपके पास, सीढ़ी की जो स्टेप है ना, उस लेंथ से थोड़ी सी बड़ी या थोड़ी सी छोटी चलेगी। ज़्यादा बड़ी भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा छोटी भी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, यानी कि या तो थोड़ा सा बड़ा हो या तो थोड़ा सा छोटा हो तो चलेगा, है ना। तो पहिए की साइज़ में कोई टेंशन वाली बात नहीं, आपको क्या करना है, केवल जो है सीढ़ी की जो साइज़ है उसको नापना है, उससे थोड़ा छोटा या थोड़ा बड़ा आप ले सकते हैं आसानी से यहाँ पर, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपके पास व्हील फ्रेम, यानी कि इन व्हील्स को, पहियों को जोड़ कर रखने के लिए यहाँ पर जो है एक व्हील फ्रेम हम बनाते हैं। देखिए व्हील फ्रेम हम यहाँ पे जो है 3 तरह से बना सकते हैं। पहला है कि आप जो है स्ट्रेट व्हील फ्रेम बनाएं इस प्रकार से। तो ये बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप क्या करें, 3 आप जो है बार लेंगे और आप क्या करेंगे, तीनों को वेल्ड कर देंगे इस प्रकार से। तो क्या बन जाएगा, व्हील फ्रेम बन के तैयार हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं ऐसा बनाऊँगा तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, आपको एक प्लेट लेनी होगी और उसमें से आपको जो है लेज़र कटिंग करके आपको ये निकालना पड़ेगा। ऐसा जो है शेप में आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको जो है लेज़र कटिंग करके इसको निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे आसान ये है कि आप क्या करें कि जो है 3 एंगल लें, आप तीनों क्या करें, वेल्ड करके, और ये जो है स्टार इस तरीके से व्हील फ्रेम तैयार हो जाएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि चलो व्हील की साइज़ तो आपने देख ली कि ये जो आपके पास स्टेप साइज आपको दिख रही है, ये जो सीढ़ी आपको दिख रही है, ठीक है, ये सीढ़ी है ना, तो सीढ़ी की स्टेप साइज़ क्या है, ये आपके पास जो स्टेप साइज है, दिस इज़ द स्टेप साइज। तो ये जो व्हील दिख रहा है आपको स्टेप साइज से थोड़ा छोटा या बड़ा हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि यहाँ पर फ्रेम की साइज़ हम कितनी रखें, फ्रेम किस साइज़ का होगा, ओके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसके लिए बहुत ही सीधा सा फंडा है कि यहाँ पर हम जो 2 सर्कल ड्रॉ करते हैं। पहला सर्कल जो इन सेंटर से पास होगा, दूसरा होगा आउटर सर्कल, ओके। तो मैंने पहला बताया क्या, मैंने पहला बताया इनर सर्कल जो इन सेंटर से पास होगा, ओके, या फिर जो इस व्हील फ्रेम के क्या है, व्हील फ्रेम के जो है आउटर साइड से पास हो रहा है। दूसरा सर्कल मैंने बनाया बिल्कुल आउटर सर्कल। तो ध्यान रखिए जो आउटर सर्कल आपको दिख रहा है, इस आउटर सर्कल का रेडियस क्या होना चाहिए, स्टेप साइज से ज़्यादा ही होना चाहिए, ठीक है। ये अगर हम सेंटर मान लें यहाँ पर, तो इसकी जो रेडियस आपको दिख रही है आउटर सर्कल की रेडियस, वो क्या होनी चाहिए बच्चों, ये जो है स्टेप साइज से ज़्यादा होनी चाहिए, लगभग 1.5 गुना से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी जो है इफिशिएंटली आपका ये जो है वर्क करेगा। नहीं तो आपको एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा और यहाँ पर हो सकता है कि झटका भी हमें जो है ट्रॉली खींचने में महसूस हो, ठीक है। तो ये हमको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है। एक तो हमने देखा व्हील की साइज़ स्टेप साइज से थोड़ी बड़ी या थोड़ी छोटी चलेगी, और यहाँ पर जो है व्हील फ्रेम की साइज़ कैसे लेनी है ताकि ये जो आउटर सर्कल है, आउटर सर्कल क्या हो, उसका रेडियस क्या हो, इस स्टेप साइज से 1.5 गुना से ज़्यादा हो, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए ये आपके पास 3 टाइप के हमने देखे, स्ट्रेट वाला, कर्व्ड वाला, और ये जो है प्लेट से जो हम काट के निकालते हैं वो वाला। तो इसका इनर रेडियस ही हो गया जो सेंटर से पास हो रहा है व्हील के, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हम ये इस प्रकार से भी बना सकते हैं ट्रायंगल शेप में, ठीक है।
तो ये जो है डायग्राम बताया गया है कि एक जो है ट्रायंगल शेप का जो है स्प्रॉकेट व्हील फ्रेम है, यहाँ पर ये 3 होल बनाए गए हैं किसको होल्ड करने के लिए, व्हील को होल्ड करने के लिए, और यहाँ पर सेंटर में क्या है, बेरिंग यहाँ पर फिट होगा। ठीक है, यहाँ पर होल थोड़ा सा और हमें बड़ा बनाना होगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास बेरिंग। एक्चुअली क्या है कि व्हील फ्रेम और एक्सल के बीच क्या लगता है, बेरिंग लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बेरिंग है वो इस पे डिपेंड करेगा, बेरिंग को आप जो है कैसे सेलेक्ट करेंगे, बेरिंग सिलेक्शन इस पे डिपेंड करेगा कि आप कितनी कैपेसिटी का चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास अगर टोटल लोड अगर 50 किलो अगर आप देना चाहते हैं बेरिंग को, मतलब कि मान लीजिए कि 20 किलो वजन किसका है, पूरी ट्रॉली का है, और 30 किलो आप जो है वजन उठा रहे हैं, तो आपके पास जो है टोटल वेट कितना हो गया, 50 किलो। यानी कि मैक्सिमम वेट आप जो है 30 किलो ही उठा सकते हैं। उसके हिसाब से आप क्या कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं। तो 30 किलो तो हो गया किसी सामान का वजन हो गया, और 20 किलो किसका वजन हो गया, आपके ट्रॉली का वजन होगा। हालांकि इतना होगा नहीं और कम होगा, तो मान लीजिए कि 50 किलो, तो आपको जो है 50 किलो वजन सहन करने वाला आपको बेरिंग यहाँ पर खरीदना है। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपने डायमीटर रखा था रोड का 30, तो यहाँ पर इनर डायमीटर कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए इस बेरिंग का। ठीक है, तो आपने जैसे बेरिंग खरीदी SKF 6006 वाली, जिसका नाम है ओपन डिप ग्रूव बॉल बेरिंग। तो इसके स्पेसिफिकेशन क्या देखिए, इनर डायमीटर 30 है, आउटर डायमीटर 55 mm है, और विड्थ इसकी 13 mm है यहाँ पर। तो इस प्रकार से आपको ये सेलेक्ट करना है कि कितना वजन हमें सहन करने वाला बेरिंग यहाँ पर चाहिए। ठीक है, तो ये भी बहुत आसान सा काम है। अब यहाँ पर प्रोजेक्ट के पार्ट के डिज़ाइन अगर हम देखें यहाँ पर, ओके, प्रोजेक्ट के पार्ट के डिज़ाइन देखें तो यहाँ पर 2 ही इम्पोर्टेंट पार्ट हैं जिसकी हमें डिज़ाइन करते समय ध्यान रखना है। पहला पार्ट था अपने पास व्हील फ्रेम। तो मैंने आपको व्हील फ्रेम के लिए बता ही दिया है कि व्हील फ्रेम ऐसा होना चाहिए, इसकी साइज इतनी होनी चाहिए ताकि ये जो आपको रेडियस दिख रही है, ये रेडियस कितनी हो, इस स्टेप साइज से 1.5 गुना या फिर उससे ज़्यादा हो। ठीक है, तो ये चीज़ हमने यहाँ पे देख ली। और अगर हम देखें, ठीक है, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट वो है एक्सल और शाफ्ट, क्योंकि सारा लोड किस पे आता है, जितना भी लोड ट्रॉली ने सहन कर रखा है या फिर ट्रॉली का खुद का वजन है, वो सारा वजन किस पे आता है, सारा फोर्स किस पे लगता है, एक्सल पे लगता है, शाफ्ट पे लगता है। ठीक है, ये आपको जो एक्सल शाफ्ट दिख रहा है इस पे लगता है। ठीक है, ये आपके पास शाफ्ट है, ये जो है व्हील फ्रेम है आपके पास, और इस व्हील फ्रेम में क्या होता है, 3 व्हील लगे होते हैं, पहला व्हील, दूसरा व्हील और तीसरा व्हील, पहला व्हील, दूसरा व्हील और तीसरा व्हील। ठीक है, तो अगर इसको हम जो है इन लार्ज व्यू देखें तो ये आपके पास जो है प्लेट है, ट्रॉली है, उसके ऊपर जो है कोई जो है यहाँ पे जो वजन रखा हुआ है, कोई बॉक्स रखा हुआ है जिसका वजन कुछ हो सकता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इस एक्सल पे लोड कितना लग रहा है। ठीक है, देखिए जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे 2 प्रकार के लोड होंगे, पहला किसी सामान का वजन होगा और दूसरा खुद ट्रॉली का वजन होगा। मान लीजिए कि यहाँ पर सामान का वजन है 30 किलो और ट्रॉली का वजन है 20 किलो, तो टोटल कितना लोड लग रहा है उसके ऊपर, 50 किलो का वजन यहाँ पर लगेगा किसके ऊपर, शाफ्ट के ऊपर, एक्सल के ऊपर। ठीक है, तो अगर 50 किलो का अगर वजन लग रहा है तो कितना फोर्स हो गया, आप क्या करेंगे, mg कर देंगे, m इंटू जी। तो m हो गया आपके पास 50 किलो और g हो गया 9.81, तो यहाँ पर कुछ समथिंग आएगा आपके पास जो है 490 के आसपास आपके पास जो है न्यूटन फोर्स आ जाएगा। और वो कैसे लगेगा, वो जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में लगेगा इस प्रकार से। ये जो 50 kg का जो बल लग रहा है ऊपर से नीचे की तरफ वजन लग रहा है, वो क्या लगेगा, एक किसी पॉइंट पे नहीं लगेगा, क्या लगेगा, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में लगेगा इसके ऊपर। ठीक है, सॉरी, ये जो लोड है वो इसके ऊपर जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जहाँ पर फिक्स किया वहाँ पे क्या लगता है, ये पॉइंट लोड के रूप में लगता है। लेकिन ये जो प्लेट है, प्लेट पे क्या लगता है, ये प्लेट पे ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में ही लगता है, और उसका जो रिजल्टेंट होता है वो इन दोनों पॉइंट पर लगता है जहाँ पर हमने इस पूरे फ्रेम को, स्ट्रक्चर को हमने इस एक्सल से फिट किया हुआ है। ओके, अब यहाँ पर जो है रिएक्शन ये इस प्रकार जनरेट होगा पहियों पे। ओके, तो यहाँ पर आपको ये निकालना होगा कि इस शाफ्ट के अंदर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना जनरेट हो रहा है। आपको लेंथ पता है शाफ्ट की, ठीक है, कितना वेट लग रहा है वो भी पता है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चीज़ थोड़ी डिफरेंट वो ये है कि यहाँ पे जो ये फोर्स लग रहा है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लग रहा था प्लेट के ऊपर, और प्लेट से जब लोड ट्रांसफ़र होगा तो यहाँ पर
तो यहाँ पर 2 फोर्स लगेंगे, एक तो यहाँ पर लगेगा, ओके, और ओके। तो मान लीजिए यहाँ पर अगर आपके पास टोटल फोर्स, यहाँ पे आपके पास अगर टोटल वजन है 50 kg, ओके, तो इस केस में फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है? इस केस में फोर्स अप्लाई होगा 490 न्यूटन अप्रॉक्स, ओके। तो अगर ये 490 न्यूटन अगर टोटल है तो इसका हो जाएगा, आधा लोड तो इधर एक्ट करेगा और आधा लोड इधर एक्ट करेगा, ठीक है। तो अगर हम इसको आधा आधा करते हैं तो आपके पास आ जाएगा ये 245 न्यूटन एंड 245 न्यूटन। अब क्या कर सकते हैं आप, जो आसानी से रिएक्शन निकाल सकते हैं और आप आसानी से जो है कितना मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे लग रहा है वो आप निकाल सकते हैं, और उसके आधार पर आप निकालिए कि इसका डायमीटर कितना होना चाहिए। तो मेन अपना उद्देश्य है कि इस शाफ्ट का डायमीटर निकालना, ताकि ये 50 किलो का वजन सहन कर सके। अगर मान लीजिए कि अगर डायमीटर बहुत ही कम होगा तो क्या होगा, इस शाफ्ट की स्ट्रेंथ कम होगी। शाफ्ट की स्ट्रेंथ कम होने से क्या होगा कि अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा वेट हुआ तो क्या होगा, शाफ्ट आपका टूट सकता है। और हमें जो है शाफ्ट की डायमेंशन जो है, शाफ्ट का डायमीटर अगर ज़्यादा भी नहीं लेना है ताकि हमारा जो मटेरियल वेस्ट हो, यानी कि हमें क्या करनी है, ऑप्टिमम डिज़ाइन करनी है कि इस वजन को सहन करने लायक हमारे पास डायमीटर होना चाहिए। अगर ज़्यादा होगा तो एक्स्ट्रा पैसे खर्च होंगे, एक्स्ट्रा मटेरियल वेस्ट होगा। अगर डायमीटर कम होगा तो क्या होगा, इस केस में पार्ट आपका जो है कमज़ोर रहेगा, शाफ्ट क्या रहेगी, कमज़ोर रहेगी, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई, ओके। नेक्स्ट है, अगर हम देखें फोर्स की बात करें तो जैसे आपकी जो ट्रॉली है वो इंक्लाइन पोजीशन में जो कुछ ऐसा दिखती है, ठीक है। इसको आप इससे रिलेट कर सकते हैं, ये ठीक है। जैसे ये ट्रॉली को हमने जो इंक्लाइन कर रखा है, इस ट्रॉली को, ठीक है, इंक्लाइन कर रखा है, ओके। तो अगर हम इसका एक स्केच बनाएं, अगर हम इसके यहाँ पर इसका एक स्केच बनाएं तो ये स्केच दिख रहा है आपको। आप क्या करते हैं, ये जो प्लेट आपको दिख रही है, इस प्लेट पर आप क्या करते हैं, वेट रखते हैं, ठीक है। और ये जो हैंडल है आपके पास क्या करते हैं, आप हैंडल को ऊपर की तरफ खींचते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पास जो है पहिए लगे हुए हैं, यहाँ आपके पास क्या है, पहिए लगे हुए हैं, ठीक है, 3 व्हील, ओके। तो यहाँ पर एक जो नॉर्मल फोर्स लगता है ऊपर की तरफ, और यहाँ पर एक जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है इधर की तरफ। तो यहाँ पर क्या है, 4 बल हो गए, फ्रिक्शन फोर्स, नॉर्मल फोर्स, अप्लाइड फोर्स, एफर्ट जिसको कह लेंगे, और वेट। तो अगर आप इससे कैलकुलेशन करके अगर आप निकालें कि कितना फोर्स हमें लगाना पड़ेगा किसी वेट को उठाने के लिए, हमें कम से कम कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा, तो उसको आप आसानी से यहाँ पर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर स्मूथ सरफेस माने तो यहाँ पर आप जो है मैक्सिमम लोड डिटर्मिनेशन, कि आप जो है कितना एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा इस ट्रॉली को खींचने के लिए। तो आप क्या करें, इस सेंटर ऑफ द व्हील फ्रेम, इसके बाद आप क्या करें, इसका मोमेंट ले लें और इसका मोमेंट ले लें, तो आपके पास आएगा Fx इक्वल्स टू WY। तो यहाँ पर जो है F की वैल्यू आपके पास आ जाएगी कि हमें कितना फोर्स लगाना होगा इस लोड को उठाने के लिए। तो ये तो रही सिंपल एक एनालिसिस है, ठीक है। तो आई होप आपको जो है क्लियर हुआ होगा कि हम जो है किस प्रकार से यहाँ पर जो है 3 व्हील ट्रॉली आसानी से यहाँ पर बना सकते हैं, ओके। थैंक यू। और किसी जो है आप जो है डाउट या कन्फ्यूजन के लिए आपको जो है आप जो है मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।